हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निफाई फिजिक्स। आज बच्चों आपके लिए एक नया टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल ने बेटा 1865 में एक बहुत बड़ी संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। तो उसके बारे में आपको बता रहे कि उन्होंने क्या किया, वैद्युतिकी और चुंबकत्व के नियमों को एक साथ सूत्रबद्ध करके चार समीकरणें दी जिन्हें मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि ये मैक्सवेल की समीकरणें क्या हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, क्या है, देखो यहां पर ध्यान दीजिए। मैक्सवेल की समीकरणें क्या होती हैं? देखो इन्होंने क्या किया कि वैद्युतिकी और चुंबकत्व के मूलभूत नियमों को, कितने मतलब वैद्युतिकी और चुंबकत्व के जो मूल नियम है, चार थे, चार मौलिक समीकरणों के रूप में सूत्रबद्ध किया, यानी एक साथ उनको समुच्चय के रूप में कर दिया। तो यहां पर क्या लिखा, देखिए ध्यान से, कि एक साथ सूत्रबद्ध किया और जिन्हें मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। और ये समीकरण बेटा क्या है, तो वो देखिए वो निम्न है, यानी चार समीकरण है। पहला है विद्युत संबंधी गॉस का नियम, यानी विद्युत संबंधी गॉस का नियम जो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, वो क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी ये किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध या संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये होता है, देखिए रेखीय समाकलन, यानी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। यहां पर क्या है कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और इक्वल में Q/ε0। ये मैक्सवेल ने क्या किया, गॉस के नियम को भी शामिल किया। और ये किस लिए किया कि जो यहां पर आवेश है, आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। यानी जो मैक्सवेल ने विद्युत संबंधी गॉस का जो नियम दिया बेटा, ये विद्युत संबंधी गॉस का नियम, तो वो क्या है, मैक्सवेल ने इससे निष्कर्ष निकाला कि जो आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। यानी वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से मिल रहा, आवेश की वजह से। और ये भी बताया कि ये जो नियम है विद्युत संबंधी गॉस का नियम, तो इसमें बताया गया कि ये जो नियम है उसके लिए, यानी स्थिर आवेश और गतिमान आवेश दोनों के लिए बेटा सत्य है। ये किसके लिए, स्थिर आवेश, ये नोट कर लीजिए कि स्थिर, ये जो नियम है विद्युत संबंधी गॉस का नियम, ये स्थिर आवेश और गतिमान आवेश दोनों के लिए सही है। यानी और इसमें क्या बताया, जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र का मूल स्रोत है, ये पहले नियम में बताया गया। और जो दूसरा नियम है वो क्या है, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। कौन सा है, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। अब ये क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, बेटा इसमें था वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। जो विद्युत संबंधी गॉस का नियम है वो किस पर बेस है, वैद्युत फ्लक्स पर। और चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम है वो किस पर आधारित है, चुंबकीय फ्लक्स पर। यानी ये ध्यान रखना कि गॉस का नियम एक वैद्युत में भी है और चुंबकत्व में भी है।
और चुंबकत्व में चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित है, और विद्युत में क्या किया गया कि वैद्युत फ्लक्स पर है। तो ये क्या, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, ये बताया चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ध्यान रहेगा बेटा, बहुत अच्छी तरह समझना। ये क्या है कि जो बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल 0, यानी ये बता रहा है कि जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या हम ये कह दें कि कोई मैग्नेट ले, उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा गया कि अगर कोई परिपथ है उसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे, तो इसका मीन्स ये है कि उससे एक पोल से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है और दूसरे पोल में जाके प्रवेश कर रही। तो यानी जितनी बल रेखाएं एक पोल से निकलेगी तो उतनी बल रेखाएं दूसरे पोल में भी एंटर करेंगी। और यही बताया, यानी कहने का मतलब ये कि अकेले जो है किसी भी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब अगर हम मैग्नेट को कट कर दें बीच से, तो मैग्नेट को अगर कट कर देंगे तो भी उसके दो पोल होंगे। जैसे देखो यहां पर एक कोई मैग्नेट है, अब वो मैग्नेट जिस पर आपने देखा कि दो एंड होते हैं यानी पोल होते, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बेटा एक मैग्नेट के दो पोल हैं यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहां से क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, यानी यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी ऐसे करके, और ये बल रेखाएं क्या होंगी कि साउथ पोल में जाके प्रवेश होंगी, यानी जितनी यहां से निकलेगी उतनी ही दूसरे पोल में जाके प्रवेश होंगी और इसके अंदर जाके फिर यहां पर आ जाएंगी, यानी एक बंद लूप बना देती है। तो जितनी बल रेखा प्रवेश कर रही, अगर हम इसको बेटा कट कर दे यहां से क्या करें कि इस तरह से कट कर दिया जाए, तो एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ अगर कट कर देंगे तो यहाँ पर एक साउथ बन जाएगा, इस साइड में एक नॉर्थ बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा गया, इन्होंने कहा कि एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सेकंड नियम बता रहा। अब देखिए थर्ड नियम क्या है, इधर ध्यान दीजिए, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये थर्ड नियम है। तो ये थर्ड नियम क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल के। यानी अब ये कैसे उत्पन्न होता कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें एक क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता? क्योंकि सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता, उसकी वजह से होता। तो उसी से इन्होंने नियम बनाया, तो रेखीय समाकलन P वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल में माइनस डी फाई बी अपॉन में dt। और ये नियम क्या बता रहा है कि इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है?
कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बेटा ये चीजें आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और इसके बाद आता है लास्ट है इसका एम्पियर मैक्सवेल नियम। क्या है? एम्पियर मैक्सवेल नियम। ये आपका कौन सा? फोर्थ है। और इस नियम में क्या कहा गया कि किसी भी यानी किसी बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घेरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का यानी कुल धारा चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये फोर्थ नियम। तो इसके लिए रेखीय समाकलन इसका बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल म्यू नॉट और आईसी प्लस आईडी। आईसी को कहेंगे कंडक्शन करंट, यानी जो आईसी है वो चालन धारा है, कंडक्शन करंट, और आईडी विस्थापन धारा। आईडी को कहेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी, क्योंकि ये जो है किसका होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और इससे पहले हमने आपको विस्थापन धारा के बारे में बताया भी था। तो ये क्या होती है वो हमारे फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल का एक इसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आधार पर हैं। तो इसी का एक पहला न्यूमेरिकल है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति से दोलन करता है। इसका आयाम 50 वोल्ट पर मीटर है। इस तरंग का औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी इसमें औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति को बेटा किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो दी गई वो न्यू की वैल्यू है। फिर इसके बाद लिखा इसका आयाम 50 वोल्ट पर मीटर है। जो आयाम है क्योंकि वेव किस फॉर्म में चलती है? इस तरह से। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी न्यू पोजीशन के आइदर साइड में हो सकता है। तो वही आपका ये क्या दिया? आयाम है। और यहाँ पर जो आयाम है वो क्या है? किसमें जा रही? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा? यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यानी अधिकतम आयाम वो होगा इसका ई नॉट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको नोट करते, यानी न्यू इक्वल में न्यू इक्वल दिया गया 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, ये वैल्यू गिवन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आयाम लिखा। तो आयाम को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पर क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत क्षेत्र के लिए जो आयाम है ध्यान से देखिए क्या है? 50 वोल्ट पर मीटर। तो इसको लिखेंगे ई नॉट क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। तो ई नॉट इक्वल में 50 वोल्ट पर मीटर, ये गिवन है। अब देखिए हमें चाहिए क्या कि तरंग का औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। तो ये क्या होता? देखिए यू ई इक्वल में हाफ, ये आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर वाले में, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू दी गई, ये
लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, जो लिखा आयाम तो वो ई नॉट है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे वो ई है। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल में क्या होता, यहाँ पर इक्वल लगाइए, फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ध्यान दीजिए, ई की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और इसका भी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/4 मल्टीप्लीकेशन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू ई की वैल्यू ये 50 है, तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर लगा हुआ है, तो 50 मल्टीप्लाई 50 50। अब इसको क्या कीजिए, इससे कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर भी 25। अब बेटा इसका 25 इंटू 25 होता है 625, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 625, और 625 का इसमें क्या करेंगे आप लोग वर्किंग में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये जो वैल्यू है वो आएगी 5 5 3 1 के समथिंग में आएगी, तो टोटल इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10⁻⁹, यानी ये बन जाएगा 5.53 इंटू 10⁻⁹, और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर मीटर क्यूब। एक तो ये आंसर क्लियर हो गया। देखो एक बार फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो आवृत्ति दी गई वो 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज है, और जो आयाम है यानी ई नॉट की वैल्यू, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपकी 50 वोल्ट पर मीटर है, वो यहाँ पर लिखी। और इसके लिए पूछा गया तरंग का औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, तो ये होता है यू ई इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर तो यहाँ गिवन नहीं है, ई नॉट की वैल्यू है, तो ई इक्वल में होता है ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आयाम 50 स्क्वायर लगा हुआ, तो 50 इंटू 50, तो 2 से पहले इसको कैंसिल कीजिए, फिर 2 यहाँ पर 2 और आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका 25 इंटू 25 625, इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और इसके बाद क्या करना हमें आफ्टर 2 डिजिट पर पॉइंट लगाना, यानी इधर से 1 डिजिट पर पॉइंट होना चाहिए, तो टोटल सॉल्विंग आपकी आएगी 5.53 इंटू 10⁻⁹ जूल पर मीटर क्यूब। अब बेटा देखिए ध्यान से, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि ई वाई इक्वल 100 cos 6 इंटू 10⁻8t
प्लस 4x वोल्ट पर मीटर द्वारा व्यक्त एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है यानी वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। और जब वाई डायरेक्शन में दिया गया वैद्युत क्षेत्र तो इसकी इक्वेशन भी दी गई। तो इसी की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ई वाई इक्वल ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। बेटा इसके अकॉर्डिंग देखना है, अगर यहाँ पर साइन लिखा तो साइन लिखना है, अगर कॉस लिखा तो कॉस लिखना, यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन तो नेगेटिव, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये किस में जा रही, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तभी इसका साइन प्लस दिया गया। और यहाँ जो ओमेगा होता है तो ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। और इसके बाद जो के है वो है आपका संचरण नियतांक। संचरण नियतांक को के कहते हैं। और यहाँ पर जो ई नॉट लिखा है वो तरंग का अधिकतम आयाम, या इसी को कह सकते हैं कि तरंग की अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इससे जब कंपेयर करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पर ई नॉट लिखा तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। और इसका यूनिट क्या है, ध्यान दीजिए, यानी 100 वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, ओमेगा टी, यहाँ पर 6 इंटू 10⁸ टी, तो ओमेगा की वैल्यू 6 इंटू 10⁸, तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 10⁸, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा, के एक्स, तो के की वैल्यू हो गई 4। के यहाँ पर क्या है, के बेटा है संचरण नियतांक। तो यहाँ पर के जो है संचरण नियतांक है, ओमेगा आपका कोणीय आवृत्ति है। तो अब हमें अपवर्तनांक निकालना। तो अपवर्तनांक के लिए क्या होता है कि इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी करते हैं। तो म्यू या एन इक्वल होता है C/V। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो इसलिए क्या करो, उनकी हेल्प से v यानी तरंग की चाल या तरंग का वेग, तरंग का वेग क्या होता है, यानी तरंग का वेग हमें ये निकालना। तो v इक्वल ओमेगा अपॉन में के। ये देखिए तरंग का वेग v इक्वल ओमेगा अपॉन के। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या है ये, और के की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो ये बन जाएगा आपका v इक्वल में यानी 6 इंटू 10⁸ 8 और अपॉन में 4। अब इसको 4 से कैंसिल कर दो 6 को, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ 8। और ये इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब हमें चाहिए अपवर्तनांक किसका, माध्यम का। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो बेटा देखो इसको एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी करते हैं।
n इक्वल c अपॉन c अपॉन में b। अब देखिए यह है माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल c अपॉन b। तो अब क्या करते हैं, इसकी जगह पर यहाँ पर सॉल्व कर दें। तो देखो n इक्वल लिखा हुआ c अपॉन b, तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो n इक्वल में c की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और अपॉन में कितना है 1.5 इंटू 10⁸ बेटा देखो यहाँ पर c की जगह प्रकाश की चाल होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो तरंग का वेग है वो हमने फाइंड किया कितना, ये 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पुट कर दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 15 टू जा 30। तो यहाँ पर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n इक्वल आ जाएगा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी के बेस के बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि इसी फॉर्मूले को लेके चलना है। अगर ऐसे लिखा है तो आप उसी के बेस पर कंपेयर कीजिए। अगर यहाँ पर साइन लिखा तो यहाँ पर आप साइन लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए कॉस लिखा हुआ तो इस जगह आप क्या करेंगे, कॉस का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है तो आप भी जो तरंग का समीकरण लिखेंगे उसमें आप पॉजिटिव साइन ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको जो कंपेयर करेंगे यहाँ पर भी आप नेगेटिव साइड का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हाँ, और इससे पहले के जो वीडियो हैं हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए। हमने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी आप देखिए। थैंक यू।